तो राइट नाउ मैं चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ ग्रेविटेशन, ओके, एंड दिस इज़ फॉर द 11th फिजिक्स IIT JEE एंड नीट। और राइट नाउ आपका NTA का नीट का रिडेफ सिलेबस कंफर्म हो गया, अपडेट कर दिया गया है। उसमें जो आपको NCERT में डिलीट किए गए वही पोर्शन आपको नीट के सिलेबस के लिए भी डिलीट किया गया है फिजिक्स में। और फिजिक्स में कोई चैप्टर नहीं डिलीट हुआ है, सब टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। और उसमें आपको जैसे कि ग्रेविटेशन में आपका ये वेटलेसनेस और दूसरा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वो डिलीट किया गया। और ऐसे भी ये छोटी टॉपिक होती है, उसे बहुत कम क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप का टॉपिक है। और बाकी जैसे कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर पंप ये भी हटाया गया है। और रोटेशनल मैकेनिक्स में एक मेजर टॉपिक जो है रोलिंग, वो भी आपका हटाया गया है। तो आपको उसमें जो नीट का NTA का जो साइट पर जो सिलेबस अपडेट किया है उसको एक बार आप कंफर्म हो लिए, ठीक है ना। और अभी हम लोग 11th का जो ये रिवीजन प्रोग्राम्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके ही सीक्वेंस में ये मैं एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रेविटेशन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे ये ग्रेविटेशन क्या है कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आप देखते हो, जैसे ये अगर अर्थ है और कोई बॉडी को आप छोड़ते हो तो ये फ्री फॉल में आ जाता है, ठीक है ना। ये अर्थ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे यहाँ पर बॉडी है तो अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर बॉडी है तो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर बॉडी है तो सेंटर की तरफ अट्रैक्शन आएगा। तो दुनिया में हर मास बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, वो एक्चुअली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और इसका काफ़ी कंसिक्वेंसेज हैं, जैसे आपका मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, मतलब किस तरीके से, मतलब वो उसको ये सैटेलाइट को कौन रोटेट करवाता है। जैसे ये प्लैनेट हो गया, ये सैटेलाइट हो गया, तो कोई ना कोई इसको रोटेट कराने के लिए एनी फोर्स चाहिए जो आपका सेंटर से पास हो। तो ये सब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, राइट। तो पहले मैं आपको थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक्चुअली ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये बहुत फंडामेंटल फोर्स है बच्चों, फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है। आप लोगों को आइडिया होगा ये फंडामेंटल फोर्स 4 तरह का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसमें से भी एक ये आपका बहुत फंडामेंटल फोर्स है और इसके कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए इसको हम लोग इस चैप्टर में स्पेशली पढ़ते हैं। और ये चैप्टर में आपको जो पीछे का जो NLM वर्क एनर्जी पावर, खास करके आपका एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ई इनिशियल ई फाइनल, या वर्क डन नेट इज इक्वल टू डेल्टा के, मतलब वर्क एनर्जी थियरम, ये सब यूटिलाइज होने वाला है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, ये चैप्टर पढ़ने से आपको क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें इसका ऑलमोस्ट सब वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। बस इस डिफरेंस क्या होता है कि इसमें मास हम लोग यूज करते हैं और ये 12 का जो चैप्टर आएगा उसमें चार्ज हम लोग यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका ये खास करके जो अभी नीट और JEE वाले बच्चे हैं उनके लिए इस चैप्टर से आपका उसमें डायरेक्ट आप रिविजन में जा सकते हैं, ओके। और थोड़ा अभी 12th का जो चैप्टर्स आपने पढ़ रहे हैं, तो लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा पुराना भी हो चुका है, तो उसका एक आपका थोड़ा फ्रेश भी हो जाएगा, राइट। तो देखो आप ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली क्या है, ये फंडामेंटल फोर्स है। और ऐसा आप सोच सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते, मतलब दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स, ठीक है, ड्यू टू विच every mass particle attracts another mass particle, right, another mass particle, all right। जैसे ये आप देखो, ये पार्टिकल है M1 है, ये M2 है, तो ये एक दूसरे को, यूनिवर्स में जितना मास बॉडी है, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है इस तरह से, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, राइट। ये M1 M2 अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स जो होता है आपका अट्रैक्ट, दिस इज द फोर्स ड्यू टू विच एवरी मास पार्टिकल अट्रैक्ट्स अनदर मास पार्टिकल, ऑलराइट। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है और ये अट्रैक्टिव होता है, ये एक दूसरे को, ठीक है ना, ये अट्रैक्शन होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट।
दुनिया में हर मास बॉडी एक अनदर मास बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। अब बात ये हो रहा है इसमें कि आपको अगर ऐसा कोई पूछता है कि मान लीजिए कि अगर ये टेबल है या कोई सरफेस है, यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, अब ये हम लोग को एक्सेलरेट होते क्यों नहीं दिखता है? तो भाई मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मास है, तो ये तो Fg लग रहा है, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स भी है, या बगल में और भी कुछ मास है, वॉल है, कुछ बॉडीज रखा हुआ है, बुक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब, तो दो तीन चीज़ है कि आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर ये रहता केवल एकदम बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता तो ये आपको दिखता, हाँ, लेकिन ये एक्चुअली बहुत क्या बोलते हैं, स्मॉल फोर्स है एक्चुअली, इसको भी डिस्कस करेंगे। और ये इसका रेंज बहुत ज़्यादा है, मतलब आप देखो सन और अर्थ के बीच में, अर्थ जो है आपको घूम रहा है, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, तो ये तो दूरी तो बहुत ज़्यादा है, तो रेंज ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड है ना वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो ओके, थोड़ा थोड़ा सा ये सब हम लोग, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो समझ गए। अब हम लोग बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑलराइट, न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, Fg जो होता है, जैसे ये मान लो आप m1 है, ये m2 है, ये आपका Fg हो गया, ये हो गया Fg, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ Fg जो होता है ना, Fg जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट्स ऑफ द मासेज m1 m2, राइट। और मान लीजिए आपका ये सेपरेशन इनके बीच का r है, तो Fg इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, सेपरेशन का जो स्क्वायर होता है। अब देखो आप इसको क्या करो, कंबाइंड कर लो, और ध्यान देना ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, ये हर जगह एकदम बिल्कुल फंडामेंटल यूनिवर्सल, कहीं पर ऐसा नहीं कि ये अप्लाई होना ही होना है, पूरा एनी प्लानेट पर भी, ठीक है ना, इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन हम लोग बोलते हैं। तो Fg आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 r स्क्वायर, या Fg इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये g प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। ये जो होगा यूनिवर्सल, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट, कांस्टेंट, ऑलराइट। तो ये फिक्स फॉर एवरी प्लैनेट है ना, हर पर सेम होगा, एवरी प्लैनेट, राइट, एवरी प्लैनेट पर ये सेम होता है डियर स्टूडेंट्स। तो देख लो आप, इसका जो जी का यूनिट होगा Fg r स्क्वायर m1 m2, तो kg मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। और अगर डायमेंशन वाइज देखो तो जी का जो डायमेंशन देखोगे तो फोर्स का m1 L1 T-2 मीटर r स्क्वायर L स्क्वायर एंड इसका हो जाएगा m स्क्वायर, राइट। तो फिर ये तुम्हारा कितना हो गया, m का पावर -1 L³ T-2, तो डेट इज द डायमेंशन ऑफ द कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। तो ये अपना एक फॉर्मूला बन गया, Fg इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये g का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर एट एवरी प्लानट, राइट, एवरी प्लानट, राइट। तो g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया आपको m1 m का पावर -1 L³ T का पावर -2। अब जैसे मान लो ये 1 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम है, और ये आपका 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये हो गया आपका Fg। तो Fg इज इक्वल टू g m1 m2 r स्क्वायर, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1 इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर। तो हाउ मच दिस 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, ऑलराइट। तो आप देख लो ये g का जो वैल्यू है ना आपका 6.67,
तो इसीलिए ये एफ जी जो होता है वीक फोर्स में इसको हम लोग काउंट करते हैं, राइट। ये वीक फोर्स में काउंट होता है। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का ये न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, एफ जी इज इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर, जी m1m2 बाई आर स्क्वायर। और एक और बात इसमें ध्यान देना, जैसे ये m1 है, m2 है, चलो तो अगर मैं m2 पर बात करूँ तो इस पर एफ जी यहाँ लग रहा है, चलो इसको मैं फिक्स करता हूँ, ठीक है, ये मैं इसको फिक्स रखता हूँ। अब देखो अगर मैं इसको रिप्लेस यहाँ रख दिया मैं m2 को, तो देखो ये फिर इधर लगने लगेगा, ठीक है। m1 m2 को मैंने यहाँ कर दिया, तो ये मतलब ये जो एफ जी होता है ना, ये ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ m1 एंड m2, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग m1 एंड m2 होता है। इसीलिए हम लोग इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, मतलब इसको आप सेंटर बोल सकते हो, ठीक है ना। ये ऑलवेज सेंटर से पास करता है। तो इससे क्या होता है कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एफ एन ई है ना, जो सेंटर पासिंग है, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये एफ एन ई सेंटर पासिंग को आप एफ जी को एफ एन ई सेंटर पासिंग फोर्स लिख सकते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि आपका अर्थ सन का राउंड करता है या कोई सैटेलाइट प्लैनेट का राउंड करता है, ओके। तो ये हमें आपको समझना है, तो ये सब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ मैं इस पर प्रॉब्लम करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि ये ले लो आप m1, ये ले लो आप m2, राइट, ये एफ जी हो गया, ये एफ जी हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या है कि जैसे कि आपको अब इसमें एट दिस मोमेंट सेपरेशन आर दिया हुआ है, तो a1 और a2, मतलब इसका मॉड ऑफ a1 एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये मॉड ऑफ a2 और इसका डायरेक्शन। तो देखो a1 इजकल टू क्या होगा, एफ जी बाई m1 होगा, तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर m1। तो हाउ मच दिस, जी m2 बाई आर स्क्वायर डायरेक्टेड टूवर्ड्स m2, डायरेक्ट इसका जो एक्सलेशन होगा वो आपको डायरेक्टेड टूवर्ड्स m2, राइट, डायरेक्टेड टूवर्ड्स m2 हो जाएगा। इन द सेम मैनर a2, एफ जी बाई m2, तो जी m1 m2 आर स्क्वायर m2 गया, तो हाउ मच दिस, जी m1 बाई आर स्क्वायर डायरेक्टेड टूवर्ड्स m1, डायरेक्टेड टूवर्ड्स m1, राइट, तो डायरेक्टेड टूवर्ड्स m1, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका एक्सलरेशन। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट फोर्स पर इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे मैं वो सेंट्रल फोर्स की बात करी थी कि एफ जी जो होता है अपना लाइन ज्वाइनिंग को ऑलवेज एडजस्ट करता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ऐसा है, ये m1 है, ये तुमने कर दिया इसको फिक्स्ड, और ये m2 है, तो ये क्या है कि ये अगर आपने इसको एक सर्टेन टेंजेंशियल स्पीड दे दिया तो वो उससे आपका मेंटेन करेगा और मूव करते रहेगा, ठीक है। तो अभी देखिए मान लीजिए इसका स्पीड भी इधर एफ जी लग रहा है, यहाँ गया तो ये v, ये एफ जी, ओके, और ये आपका m2 एफ जी v, ये v, ये m2, दिस इज राइट। तो हमारा इंटरेस्ट है v निकालने के लिए, इसका स्पीड निकालना है। तो देखिए ये हमने बताया था कि ऑलवेज इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो ये क्या हुआ, एनी फोर्स, ठीक है, एम वी स्क्वायर आर, ये फॉर्मेट में आ रहा है, क्योंकि देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर एनी फोर्स में कौन आ जाएगा, एफ जी आ जाएगा। तो एनी फोर्स सेंटर पासिंग, सेंटर पासिंग, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एनी फोर्स में क्या आ रहा है, एफ जी, तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m2 भी स्क्वायर बाई आर, m2 कैंसल, आर कैंसल, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी m1 बाई आर। ये हो गया अपना स्पीड, राइट। और भी आप कर सकते हो, जैसे कि इसमें क्वेश्चंस में, ठीक है, जैसे आप ये ले सकते हो
मान लो ये m1 है, चलो दोनों ले लिया m, ये इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर, और दे आर ऑलवेज अलोंग द डायमीटर। अब ये देखो ऐसा, मान लो स्पीड इसका v है, इसका v है, अब फिर ये यहाँ चला गया इस तरह से, तो दे आर ऑलवेज अलोंग द डायमीटर। ये रेडियस आप r ले लो, ठीक है। तो ये दोनों पार्टिकल a एंड b, ठीक है, a एंड b आर ऑलवेज अलोंग डायमीटर, राइट। मतलब दे आर ऑलवेज डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर, दे आर ऑलवेज डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर। तो v निकालना है इनको। तो आप देखो, अगर इसको एक आप ऐसा समझो कि इस पर फोर्स लग रहा है Fg, तो यहाँ पर ये व्हाट इज दिस, एनी फोर्स सेंटर पासिंग Cp, एनी फोर्स क्या हो गया, Cp हो गया। तो ये जो होगा, और एनी फोर्स में आ गया Fg, तो mv²/r। बट ध्यान देना Fg में ये मत लेना, ये दोनों के इसके चलते हो रहा है, इस पर Fg यहाँ से आ रहा है ना, तो gm²/2r का होल स्क्वायर एंड mv²/r, राइट। तो gm² 4r² mv²/r, तो ये अपना कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। तो v इज इक्वल टू √gm/4r या 1/2 √gm/r, ये आपका हो गया आंसर। ऑलराइट, तो ये आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का हो गया। ये नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको, जैसे ये जो पार्टिकल के लिए मैंने बात किया, तो ये तो रियल लाइफ में पार्टिकल वगैरह कुछ नहीं, आपका कॉन्टिन्यूअस बॉडी जैसे रॉड होता है, रिंग वगैरह होता है, ये सब पर हम लोग पार्टिकल्स या कोई रॉड है और पार्टिकल से इनके बीच का फोर्स कैसे निकलेगा, उसमें कैलकुलस का इंटीग्रेशन, क्योंकि अभी तो अपना लॉ जो है पार्टिकल के लिए डिस्कशन किया है, तो मिलते हैं उसमें नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।